यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 13, जिसमें विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, यूनिट नंबर 13 का फर्स्ट सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेसिक हमने विद्युत धारा क्या है इसको डिस्कस किया था। जस्ट बेसिक विद्युत धारा क्या होती है, कूलॉम का नियम क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने आवेश से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हमें जो है ये सारा पार्ट जो भी हाईलाइट किया हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विभव क्या होता है, धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होते हैं और विद्युत धारा। यहाँ तक अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो यूनिट है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कई सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। तो अब ये ऐसा है कि एक एक टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बोलूँ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये क्लास 11th की अपने आप में एक यूनिट है ना। विद्युत विभव अपने आप में एक यूनिट है। संधारित्र कैपेसिटेंस यदि आप देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक यूनिट है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में चीज़ें 11th और 12th की बुक में दी गई है। तो अपन इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन इन सब का बेसिक पढ़ लेंगे। बेसिक कैसे, जैसे कल अपन ने विद्युत आवेश पढ़ा, फिर अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा। आज अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज, विद्युत द्विध्रुव फ्लक्स क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, ये सारा बेसिक कंप्लीट करेंगे। एक बार आपका बेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका एडवांस लेवल लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ के कम से कम, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ धारिता बोलूँ तो कम से कम 7 से 8 फॉर्मूला है। अगर मैं विद्युत विभव बोलूँ तो अलग अलग चीज़ों के लिए, गोली के लिए हो गया, नॉर्मल पदार्थ के लिए हो गया, तो अलग अलग फॉर्मूलाज है। एक अपन बेस लेवल अपना क्रिएट करके चलते हैं। तो आज आपका बेसिक क्लास हो जाएगा, जिसमें आपको बेसिक इन सब टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर अपन कल से इसका एडवांस लेवल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज आपका थ्योरी प्लस MCQ दोनों ही सेशन रहने वाला है। और बात की जाए कोर्सेज की, तो आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका लैंग्वेज हिंदी रहेगा, जिसमें आपके कंप्लीट MCQ सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र आप समझते ही हो। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हमें फील्ड लाइन जो होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। सो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को देखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे सबसे पहले माइकल फैराडे के द्वारा पेश किया गया था। बेसिकली अगर आप समझना चाहते कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के थ्रू उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, वही चीज क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। कैसे समझ सकते हो और कैसे लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो आप ऐसा समझो कि इस पर्टिकुलर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र देखना है, तो हम लोग इस पर एक टेंजेंट यहाँ पर खींच देंगे, या इस पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर हमने एक टेंजेंट खींच दिया, जिससे मुझे इसका जो पूरा क्षेत्र है, बल रेखाएं जो है, उसके बारे में क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो एक बार पढ़ो कि एक क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर नेट के स्पर्शी रूप में खींची जा सकती है, टेंजेंटियल फॉर्म में यहाँ पर खींची जा सकती है। इस प्रकार किसी भी बिंदु पर, पर्टिकुलर यदि आपको किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकालनी है ना, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, स्पर्श रेखा खींचकर विद्युत क्षेत्र की रेखा निकाल सकते हो। विद्युत बल रेखाओं को एक मार्ग पर या एक पथ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह सीधी भी हो सकती है और ये इस प्रकार से घुमावदार भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, सीधी किस क्षेत्र में होगी, जब मान लो पॉजिटिव या केवल नेगेटिव चार्ज हो, और घुमावदार किस क्षेत्र में होगी, मान लो पॉजिटिव से शुरू होती हो, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हो और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास जाती हो। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है ना, ये इसकी एक एक प्रॉपर्टी है। इसको अभी अपन को पूरा डिटेल में भी डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपको क्या समझना था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे लाइन होती है जिसकी वजह से हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझ सकते हैं। किसने पेश किया, फैराडे ने यहाँ पर पेश किया है। किस तरीके से खींची जाती है, टेंजेंटियल लाइन यहाँ पर, स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाती है किसी भी बिंदु पर, अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पड़ी है ना, सेम एज इट इज हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये देखना आप, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। जो भी हमारे पास आवेश है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमेशा उसके क्या रहेगी, लंबवत परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेगी।
दो चीजें क्लियर हो गई। हर एक पॉइंट, हर एक गुण अपने आप में एक क्वेश्चन यहाँ पर है। आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। जितना यहाँ पर परिमाण होगा उतने ही नंबर ऑफ रेखाएं यहाँ पर होगी। ठीक है, अगला देखिएगा पॉइंट नंबर 4 को देखिएगा। डायग्राम पर भी फोकस करते जाना, डायग्राम इसी के लिए दे रखे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट तक आपको समझ में आ गए। 4th पॉइंट देखिएगा, क्षेत्र रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु धनात्मक होता है। ऐसा माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और खत्म कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्षेत्र रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु पॉजिटिव आवेश तथा अंत बिंदु जो होती है ऋणात्मक आवेश होता है। क्षेत्र रेखाओं को अनंत पर शुरू या समाप्त करने के लिए एक एकल आवेश का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब अपन इसको बोल रहे हैं कि जहां से शुरू हुई है या जहां पर भी इसकी एंडिंग होगी उसको समझाने के लिए किसी भी प्रकार का एक आवेश होना वहां पर जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, जो बिल्कुल की बेसिक है ना। लंबवत वाली चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इसके क्या होती है, आवेश के लंबवत होती है। आवेश का परिमाण क्षेत्र रेखाओं की जो भी संख्या उसके क्या होगा, समानुपाती होगा, प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पर जाकर ये खत्म हो जाती है। क्षेत्र रेखाओं को अनंत पर या तो अनंत से शुरू करना हो या अनंत पर ले जाकर क्या करना हो, खत्म करना हो। जैसे ये शुरू हो रही है और ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट एक एकल आवेश की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यदि हम लोग देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण किस प्रकार से पाया जाता है। तो अभी हमने जस्ट एक चीज पढ़ी कि हमेशा धनात्मक आवेश से दूर जाती है, ऋणात्मक बिंदु की ओर इंगित होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और किसके पास जाती है, नेगेटिव के पास जाती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है ना। ये देखो ये सारी लाइनें पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, नेगेटिव पर आकर एंड हो रही है। तो पॉजिटिव से बाहर निकलना और नेगेटिव पर इसका वापस आना। ठीक है, तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश पर जाकर खत्म हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, है ना। आइडियली एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में ना पूछते हुए आपसे एक बेसिक कंसेप्ट ही पूछा जाना चाहिए, बट ठीक है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग अपना जो एडवांस लेवल है 11th-12th में जितनी भी चीज़ें दे रखी है सिलेबस के अंदर, टॉपिक के अंदर, वो सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अपना विद्युत लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, फील्ड लाइन कंप्लीट हो गई। अब समझ लेते हैं कि जो विद्युत डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि दो चीजें आपस में कनेक्टेड है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसी के बाद आ जाता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण करके, है ना, मोमेंट करके। तो सबसे पहले डाइपोल को समझ लेते हैं। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब मेरे पास क्या है, दो आवेश यहाँ पर है। कौन कौन से दो आवेश है, आप इसको मान लो Q है। समान आवेश है मतलब कितना भी चार्ज, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, कितने का भी हो सकता है। तो अपन लेटस कंसीडर कि Q दो आवेश मेरे पास है, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है ना। तो जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, काफी कम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार के निकाय को, ये जो पूरी बॉडी है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। ये इनका सेंटर पॉइंट है ना। दोनों एक दूसरे से a की दूरी पर स्थित है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a हो गई। बुक में कभी कभी आपको 2l भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दूरी को a ना मानते हुए l मान लिया गया होगा। ठीक है, तो जैसा आपको सही लग रहा है, जो फॉर्मूला आपको यदि ऑलरेडी लर्न है तो आप l भी याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 11 की बुक में l दिया हुआ है, तो आप चाहे तो l से याद कर लेना, और याद रख रखा है तो a को L में कन्वर्ट कर लेना। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है जहां पर प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, अपोजिट चार्ज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी 2a यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में समझाया जा सकता है। यह किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके बराबर हो जाएगा, जो भी चार्ज हमारे पास है इंटू जो भी उसके बीच की डिस्टेंस है। इसके बीच की डिस्टेंस 2a है। इन शॉर्ट अपन इसको क्या कह सकते हैं, 2aq यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, 2lq या फिर
2aq हम लोग इसको कह सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब देखना कि इसमें जो है डाइपोलिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, यानी कि दो बराबर और विपरीत आवेश के बीच की दूरी और आवेशों के परिमाण के गुणनफल को ही यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोलिक मूवमेंट कहा जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि यहाँ पर, और इसका मात्रक क्या होता है, वही चीज आप देख लो। जैसे कि आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलॉम्ब हो गया, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। तो कूलॉम्ब मीटर जो है इसका मात्रक यहाँ पर रहेगा। जैसे कि दो आवेश है, परस्पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, d दूरी पर यहाँ पर स्थित है, तो मात्रक हो जाएगा अपना कूलॉम्ब आवेश के लिए, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पर मीटर। ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोलिक मूवमेंट। ठीक है, दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, है ना, क्या बोला गया है, दो बराबर और विपरीत आवेश यहाँ पर हो गए, इनके बीच की दूरी और इनके परिमाण का जो गुणनफल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर कहेंगे। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, P से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब मीटर इसका यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोलिक मूवमेंट यहाँ पर क्या होता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन है जो अभी तक आपने पढ़े, 2 से 3 टॉपिक उससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जाकर खत्म हो जाएगी। मतलब शुरू होती है धनात्मक आवेश से, एंड कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये क्या है, हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी है, उसके गुण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है ना, किस पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हमेशा ध्यान रखना ये धनात्मक आवेश पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। शुरू वहीं से होगी तो यही कंसीडर किया जाता है, यही माना जाता है कि ये किस पर प्रदर्शित करती है, धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यस, ये चीज तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती तो उसकी 2 दिशाएं होती जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी भी बिंदु क्षेत्र की 2 दिशाएं यहाँ पर संभव नहीं है, इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। काल्पनिक बोलना गलत हो जाएगा, अनियमित बोलना गलत हो जाएगा, समविभव पृष्ठ को दर्शाती है, ये चीज भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 4th क्वेश्चन देखिएगा, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, है ना, क्या बोला गया इसने कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा की संख्या मतलब कि हमारी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी, डिवाइड बाय उसका क्षेत्रफल, या फिर यदि यूनिट एरिया या फिर क्षेत्रफल हम लोग ले तो ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो क्या बोला गया है कि किसी क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है, जिस लाइक कि ये हमारे पास इतना एरिया है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितनी भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत रेखाएं मेरे पास अवेलेबल है, जैसे मैंने बोल दिया कि इतने एरिया में कितनी विद्युत रेखाएं अवेलेबल है, इससे मुझे इसका क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना यहाँ पर मजबूत है। तो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिवाइड बाय उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, 4 चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। एक सही कथन हमको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखना, ये बंद लूप बनाती है। ठीक है, ये तो ओपन होती है, अगर बंद लूप कैसे बनाएगी। दूसरा, ये ऋणात्मक आवेश से उत्पन्न होती है, नहीं, ये तो पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला देखना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यस, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस नहीं करेगी। ओके, अगला देखना, ये अंतरिक्ष में अनियमित रूप से चलती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो केवल ऑप्शन नंबर हमारा पूछा था सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी 2-3 ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, वैद्युतिक स्थिर वैद्युतिक संचलन मतलब कोई भी चार्ज है वो कैसा है, स्थिर यहाँ पर है ना। स्थिर और गतिशील में आप समझते ही हो, कोई भी चार्ज अभी कैसा है, स्थिर पड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसमें किसी भी चालक के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, अगर कोई भी चालक या कोई भी आवेश यदि स्थिर रखा हुआ है तो यहाँ पर दिशा जो होगी वो किस प्रकार से होगी, त्रिज्या बाहर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी,
होगी, जीरो होगी या कोई नहीं। तो देखो अगर कोई चालक या कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होगा जीरो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जब अब बात की जाए विद्युत द्विध्रुव की, है ना, बात किसकी की गई है, विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की गई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो समान आवेश होते हैं, दो विपरीत आवेश समान दूरी पर, केवल एक आवेश होता है, दो समान आवेश बहुत दूर स्थित होते हैं। तो हमको पता है कि आवेश तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, विपरीत प्रकृति वाले होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर ये स्थित होते हैं। तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होंगे, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। तभी तो हमारा Q2A वाला फॉर्मूला बना था या फिर 2QA वाला फॉर्मूला बना था। ठीक है, तो समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोलिक जो मूवमेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, वही वाला Q इंटू डी। Q इंटू डी आवेश का मात्रक कूलॉम्ब हो जाएगा और हमारा जो D है, डिस्टेंस है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो कूलॉम्ब इंटू मीटर अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा ही था कि जो भी चार्ज यहाँ पर दिया गया है इनटू जो भी डिस्टेंस यहाँ पर है इन दोनों के बीच की, वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो Q इंटू डी अपना आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन प्लस बोल रहा है, गलत हो गया, ये डिवाइड बोल रहा है। ठीक है, प्लस बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है, दो गलत हो गए, ये वाली चीज़ सही हो गई और ये माइनस वाला भी गलत हो गया। तो अगर इसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली एक एक टॉपिक पढ़कर आपका पेपर निकल जाएगा। बट ठीक है, मेंस का पेपर है, लेवल उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो एक बार आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, मतलब आपको जैसे कि अपन देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, उसको बहुत डिटेल में अपन को पढ़ना है, 3 से 4 उसके डेरिवेशन है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट करना है तो पहले आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आज अपन पूरा बेस बना लेते हैं, कल थोड़ा थोड़ा करके अपन एडवांस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो थोड़े डीप में ही आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, है ना, तो धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल जो होगा वो किस प्रकार का होगा। देखो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, और कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव, कोई भी एक डाइपोल वहां पर है तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो कैसे जीरो होगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विद्युत द्विध्रुव हुआ तो अपन को पता है कि इस पर दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस क्यू होता है। आवेश सेम होते हैं लेकिन प्रकृति तो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये किस में रखे गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समझ लो एक विद्युत क्षेत्र के अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, अब अपन को पता है कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश क्या होता है F बटा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो किसके बराबर हो जाएगी, F बटा Q के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से F, इस पर लगने वाला बल आवेश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया कि इस पर लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और अगर इस पर अगर अपन देखें तो बल लगने वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव QE, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखूँ तो माइनस QE हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि है तो बराबर ही, बस एक पर पॉजिटिव साइन है और एक पर नेगेटिव साइन है। अगर इन दोनों आवेश की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लगने वाला कुल बल होगा, नेट फोर्स होगा दोनों के ऊपर, वो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। एक प्लस एक माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसमें विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, उसमें कहीं हमने एक विद्युत द्विध्रुव को लाकर डाल दिया है, तो उस पर क्या क्या अनुभव होगा, उस पर क्या क्या चीजें होगी। एक तो उसको बल लगेगा जो अभी नॉर्मल लग रहा था, ठीक है, एक बल लगेगा और साथ ही उसमें घूर्णन होगा। द्विध्रुव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें रोटेशन होगा, उसमें घूर्णन यहाँ पर होगा, उसमें मूवमेंट यहाँ पर होगा। तो बल का भी अनुभव किया जाएगा और घूर्णन, दोनों ही चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है,
चलिए अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज विद्युत फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो, जब आप मैग्नेटिज्म यूनिट या इसी यूनिट का अगला पार्ट ही है वो मैग्नेटिज्म चुंबक, चुंबक में भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, चुंबक के क्या गुण होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो वहाँ पर आप इस फॉर्मूला के साथ कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए इसको लिखते रहना। विद्युत फ्लक्स बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को मापता है। अगर मेरे को देखना है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, विद्युत क्षेत्र की कितनी संख्या है, यहाँ पर लाइनों की कितनी संख्या है, तो इसको अपन विद्युत फ्लक्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं और इसको गॉस के नियम से समझा जा सकता है। गॉस प्रमेय करके चलता है, काफ़ी फेमस होता है और आपको ध्यान होगा 11th-12th के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा टीचर बोल देते हैं कि और कुछ नहीं तो ये नियम पढ़ लो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको पूरा प्रमेय को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे अपन देखें तो गॉस के प्रमेय से अपन एक यहाँ पर डेरिवेशन निकाल सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, और जब ये साइन हटेगा अपन इसको कोस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ई ए कोस थीटा, जहाँ पर फाई आपका विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ए उस सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और सतह के लंबवत सामान्य के बीच का जो है कोण यहाँ पर हो जाएगा, ये थीटा आप देख सकते हो। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक इनटू यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल है उसका जो है मात्रक यहाँ पर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम जो है इसका यहाँ पर मात्रक रहेगा। अब अगर कोई आपसे इसका विमीय सूत्र बनाने को बोल दे तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। न्यूटन का क्या हो जाएगा, mlt-2, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय कूलॉम में 80 से आप इसको डिवाइड कर देना, तो इससे क्या होगा, बहुत इजीली अपना विमीय सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये एक टॉपिक और हो गया अपना विद्युत फ्लक्स का। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी अपन ने चार्ज वाले में इस फॉर्मूला को डिस्कस किया था, राइट, जब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में कैंसिल कर रहे थे। तो एक बार पढ़ लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होती है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर पर्टिकुलर किसी भी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को कहा जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि बिल्कुल न के बराबर बल इसके पास होता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, मात्रक आप देख सकते हो, इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कूलॉम यहाँ पर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये खुद अपने आप में पूरी एक यूनिट है, इसमें मल्टीपल मतलब देखोगे तो 25 से 30 टॉपिक इससे अकेले से कनेक्टेड है, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगाए गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और डिराइव करने जाए तो आपको पता है कि कूलॉम के नियम से जो बल का मात्रक होता है या बल का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K होता है, K की वैल्यू 1/4πε0। दो चार्ज दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो Q इंटू क्यू लिख सकते हैं, डिवाइड बाय उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये भी क्या है, मेरा Q ही है, एक Q से एक Q कट जाएगा तो इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0, या इन शॉर्ट यदि आपको लिखना है तो आप इसको K भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/4πε0, एक Q बचेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं, ठीक है। F पता चल गया बल है, और Q0 जो है, जो जिस पर भी अपन को टेस्ट करना है उसका आवेश यहाँ पर हो गया। मात्रक आप इससे इजीली बना सकते हो, F/Q0 अपना इसका मात्रक होगा, इसका क्या हो जाएगा, mlt-2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो देखो mlt-3 A-1 इसका विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण कण पर जो Q है उस पर लगने वाले बल और परीक्षण कण के आवेश के अनुपात पर निर्भर करती है। यही फॉर्मूले को इसने डेफिनेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है कि ये जो तीव्रता है जो कि एक सदिश राशि है, किस पर लगने वाले, उस कण पर लगने वाले बल डिवाइड बाय वो जो आवेश है उसके अनुपात पर ये निर्भर करेगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेशित कणों का वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस कर सकता है। बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने कोई भी एक पदार्थ लिया है, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो बाहर तक जहां तक इसको कण को जो है अगर हम लोग कहें बल महसूस हो रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिकर्षण का हो, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जहां तक बाहरी क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण फील हो उस एरिया तक को हम लोग विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। विद्युत फ्लक्स आपने देख लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो ये सारे एक एक करके बेसिक कंसेप्ट अपन कंप्लीट कर रहे हैं। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है ये भी अपने आप में एक एक यूनिट है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, देखना कि कोई भी एक जस्ट एन इमेजिन कोई भी एक आवेश हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला Q0 हो गया, अनंत से उसको किसी भी एक बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ा है ना, और तथा परीक्षण आवेश का अनुपात कि कौन से आवेश को आप लेकर आए हो उसे क्या कहा जाएगा? उसका विद्युत विभव कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ा है ना, उस आवेश के अनुपात को ही क्या कहा जाएगा? विद्युत विभव यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, और इसका अगर कोई मात्रक आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? है ना, जूल प्रति कूलॉम कह सकते हो इसको, ये कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और इसका कूलॉम हो जाएगा, जूल प्रति कूलॉम, या फिर आप इसको डायरेक्टली वोल्ट में, क्योंकि विभव है आप इसको वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो W का मात्रक, विमी सूत्र निकालना है, कार्य किसके बराबर होता है? बल इंटू दूरी के बराबर या विस्थापन के बराबर हो जाएगा, और Q0 मेरा आवेश है। अब देखो बल का मात्रक क्या होगा? mLT - 2 हो जाएगा, और D जो है डिस्टेंस है, मतलब L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q मेरा चार्ज है, AT यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, mL2 T - 3 A - 1 यहाँ पर हो जाएगा। आप जितना इजी करना चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बल का मात्रक नहीं याद आ रहा है कि mLT - 2 होता है तो F = ma यहाँ पर हो जाएगा, मास का L हो जाएगा, एक्सेलरेशन का LT - 2 हो जाएगा, और यदि आपको एक्सेलरेशन का भी याद नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर दो। तो जितना आप इजी वे में करना चाहो वैसे आप इसको बेस तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, बट सजेस्ट यही किया जाता है कि बल का याद कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो डायमेंशनल यूनिट विमी सूत्र होती है वो बल से ही बनती है। ठीक है, चलो विद्युत विभव पढ़ लिया, अब विद्युत विभवांतर भी पढ़ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लो। तो बेसिकली वो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर जहाँ पर आप केवल V पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, और इसका भी एक क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सो देखना, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच, पर्टिकुलर दो बिंदुओं के बीच का क्या कहा जाएगा? विभवांतर कहा जाएगा। माना कि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र बिंदु B से, हमारे पास दो बिंदु B हैं, B से A तक ले जाने में हमें W कार्य करना पड़ा, लेकिन किसको लेकर गए? आवेश Q0 को लेकर गए, तो उस केस में मेरा जो विभवांतर का डिफरेंस होगा वो VB - B है। B से लेकर अपन A तक गए, B - A डिवाइड बाय W बाय Q0, मात्रक भी बिल्कुल वही होगा, जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट, और विमी सूत्र भी आपका वही रहेगा, mL2 T - 3 A - 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आज बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलॉम के आवेश को ले जाने में, दो बिंदु है ना, हमारे पास दो बिंदु है, मेरे पास एक 3 कूलॉम का आवेश है, जो Q की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 3 कूलॉम यहाँ पर दे रखी है। कितना कार्य करना पड़ा? कार्य मुझे करना पड़ रहा है 6 जूल, मतलब मेरे को इतनी एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ी 6 जूल की। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को ज्ञात करिए। अपन को पता है V = क्या होता है? W/Q यहाँ पर होता है, राइट। तो अपन W/Q रख लेते हैं। W की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। ये आ गया आपका आंसर 2 वोल्ट। ठीक है,
तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया दो बिंदुओं के बीच में, चाहे आप इसको VB माइनस VA कर देते या दोनों के बीच का डिफरेंस डेल V से रिप्रेजेंट कर देते, किसके बराबर हो जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड। यदि दो बिंदु A तथा B, हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है ना। इसका पहले बिंदु का विभव 2 वोल्ट दे रखा है, दूसरे बिंदु का विभव 4 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है। तब 8 माइक्रोकूलम हमको दे रखा है, मतलब आवेश जो दे रखा है उसकी वैल्यू 8 अपन को दे रखी है। ठीक है, बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। अब की बार मेरे को कार्य दे दिया है, तो मेरे को पता है कि VB माइनस VA जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, वही W/Q के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको देख लो, ये 4 माइनस 2 वोल्ट हो गया। कार्य निकालना है, आवेश कितना दे रखा है, माइक्रो में दे रखा है, इसको नॉर्मल कूलॉम में कन्वर्ट कर लो। माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ईजी करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, इनको पूछने की इच्छा हुई तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे इस वाले टॉपिक से यहाँ पर बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका चालक की धारिता, कैपेसिटेंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिलेबस में कुछ ऐसा दे रखा है कि ये सारे टॉपिक हैं, फिर कैपेसिटेंस वगैरह इन्होंने दे दिया, संधारित्र पूरा बोल दिया, फिर वापस से इन्होंने विद्युत धारा स्टार्ट किया, फिर अपना ओम का नियम स्टार्ट किया, फिर अपने जो सीरीज पैरेलल के जो कनेक्शंस हो गए वो बताए, फिर वापस से इन्होंने कैपेसिटेंस की चीज़ें दे दी। ठीक है, तो एक बार बेसिक चालक पढ़ लो, क्योंकि एक बार फिर से अपन को शुरू से पूरा डिटेल में डिस्कस करना ही है। ठीक है, चालक की धारिता यहाँ पर क्या होगी, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता यहाँ पर कहा जाता है। कोई भी एक चालक हो गया, यदि वो अपने पास चार्ज को कलेक्ट करता है, ठीक है, ये पदार्थ हो गया, ये क्या कर रहा है, चार्ज को इकट्ठा कर रहा है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है कि ये कितना चार्ज इकट्ठा कर सकता है, वो इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगा। देखो नाम ही इसका कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। जस्ट लाइक कि ये बॉटल है, ये बॉटल कितना पानी स्टोर कर सकती है, वो इसकी कैपेसिटी हो गई, 1 लीटर स्टोर कर सकती है। तो कोई भी चालक कितना आवेश स्टोर करके रख सकता है, वो इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। तो एक कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता यहाँ पर कहा जाता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी भी वस्तु को आप चार्ज दे रहे हो, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या आप उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार वस्तु क्रमशः ऋणावेशित हो सकती है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो या तो ऋणावेशित हो सकती है, धनावेशित हो सकती है। जब वस्तु को किसी समय आवेशित किया जाता है, तब किसी समय दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर पहले से उपस्थित आवेश से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, इस प्रकार किसी बाह्य स्रोत के द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य द्वारा ही वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। मतलब वस्तु के पास ऑलरेडी जो चार्ज है उसके कारण उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होगा, उसके विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही चीज यहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस होगा। देखो, जब वस्तु के आवेश में वृद्धि की जाती है तब बाह्य स्रोत द्वारा अधिक कार्य करना पड़ता है। अगर आप उसके चार्ज, जो भी चार्ज उसके पास ऑलरेडी है, और यदि आप उसके चार्ज को और यहाँ पर इंक्रीज करना चाह रहे हो, मतलब एक्सटर्नली आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, जिसकी वजह से वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि उसका जो विभव है, पोटेंशियल जो है, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप बाहर से क्या कर रहे हो, आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर कर रहे हो, आप बाहर से कोई भी कार्य यहाँ पर कर रहे हो। जैसे इस प्रकार किसी भी चालक को आवेश देने से, कोई भी एक चालक पदार्थ मेरे पास था, आपने क्या करा, इसको आवेश दिए। ठीक है, ये सब आपने लाकर इसको दे दिए। ठीक है, तो जितना भी आवेश आपने दिया है, जितना भी चार्ज आपने दिया है, वो उस पर उपस्थित विभव के, वोल्टेज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति को पैसा दोगे, ठीक है, तो वो क्या होता जाएगा, धनवान होता जाएगा। वैसे ही आप समझ लो कि किसी भी पदार्थ को चार्ज दिया जाएगा तो उसका पोटेंशियल, उसका विभव उतना ही बढ़ता जाएगा।
ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये चीज कही जा सकती है। किसी चालक को एक निश्चित अधिकतम विभव के मान तक ही आवेशित किया जा सकता है, मतलब एक लिमिट तक ही आप उसको चार्ज यहाँ पर दे सकते हो। ऐसा हो सकता है जितना पैसा हमारे पास है हम लोग उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो किसी को दे नहीं सकते। तो सेम चीज यहाँ पर है कि एक लिमिट तक ही उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, चार्ज यहाँ पर दिया जा सकता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि होती हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब आप इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें बोल सकते हैं कि नियतांक मिलेगा, दैट इज C। उसी को कैपेसिटेंस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, उसी को संधारित्र के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि पूरी एक आपकी यूनिट है। ठीक है, C इज इक्वल टू Q/V के बराबर हो जाएगा। ओके, देखो अतः किसी, ये अभी अपन ने पढ़ा है ना, अतः किसी चालक की धारिता मतलब C Q/V के बराबर हो गया। चालक की धारिता उसके दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से अपना धारिता का भी फॉर्मूला मिल गया। ऐसा ही पद्धति में आवेश की इकाई कूलॉम्ब होती है। आपको पता है कि Q जो है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब हो जाएगी, और V की क्या हो जाएगी, वोल्टेज हो जाएगी। तो कूलॉम्ब प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया। तो कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फैराड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब प्रति वोल्ट। अब आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लो, 1 वोल्ट को आप चाहें तो जूल वगैरह में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अतः किसी चालक को 1 कूलॉम्ब, वही वाला इसने बोला है Q वाला, ठीक है, Q/V था। अगर किसी चालक को 1 कूलॉम्ब का आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फैराड यहाँ पर हो जाएगी। ये इसकी एक प्रॉपर ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई। क्योंकि फैराड धारिता एक बहुत बड़ी इकाई होती है, इसकी कई सारी मल्टीपल यूनिट अवेलेबल है। जैसे कि यूजुअली जो है फैराड की जो वैल्यू है वो कम में ही आती है। माइक्रो फैराड, क्योंकि नॉर्मल न्यूमेरिकल देखोगे तो फैराडे को -6 या -12 -9 ऐसे ही क्वेश्चन में दिया जाता है, क्योंकि छोटी यूनिट होती है। 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होगा, 1 पीको फैराड -12 फैराड के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन विमीर सूत्र भी देख लेते हैं ताकि अपना ये संधारित्र वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अपन ने देखा 1 फैराड किसके बराबर होता है, कूलॉम्ब डिवाइड बाय वोल्ट के बराबर होता है। कूलॉम्ब हो ही गया। जूल वोल्ट को अपन किसके कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था विभवांतर का, है ना, विभव वाला जो अपन ने फॉर्मूला यहाँ पर देखा था, है ना, वो किसके बराबर होता है, W/Q के बराबर होता है। W क्या हो जाएगा मेरा, जूल हो जाएगा, और ये Q किसके बराबर हो जाएगा, कूलॉम्ब के। तो कूलॉम्ब डिवाइड बाय जूल प्रति कूलॉम्ब, ये कूलॉम्ब ऊपर जाएगा तो कूलॉम्ब का स्क्वायर डिवाइड बाय जूल हो जाएगा। अब इसको यदि आपको कन्वर्ट करना है, कूलॉम्ब किसके बराबर होगा, 80 यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। क्यों, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, बल, जो यूनिट होता है बल इंटू दूरी होती है, F/D, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो अब इसका पहले मात्रक बना लो, फिर इसी से विमीर सूत्र बना लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, एम्पियर का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, और न्यूटन को चाहे तो आप कन्वर्ट कर लो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ एक मीटर ऑलरेडी चल रहा है, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो, एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ऑलरेडी चल ही रहा था, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड, ये हो गया अपना सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, केजी मीटर, है ना। अब ये सेकेंड क्या होगा, नीचे है इसके बटे में, ये ऊपर चलकर इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर ऑलरेडी यहाँ पर आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो गए। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट लिख लो आप, एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड की पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इतना बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका विमीर सूत्र बना लो। एम्पियर के लिए क्या लिखोगे, A की पावर 2, सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, T की पावर 4 लिखोगे, केजी के लिए क्या लिखोगे, M लिखोगे, और मीटर स्क्वायर के लिए L लिखोगे। अब इसको प्रॉपर ऊपर लेकर आओ, M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2, ये इसका हो गया अपना विमीर सूत्र, किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, डन यहाँ तक। तो इस टाइप के जितनी भी चीजें आज आपने पढ़ी है उन सभी की प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका, जैसे कि एक 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया। ठीक है, तो
तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा? अपन को पता है Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? CV के, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये CV के बराबर हो जाएगा। अब देखो C की वैल्यू 20 माइक्रोफेराड मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6। विभवांतर V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 किलो वोल्ट अपन को दे रखी है। ठीक है, तो ये अपन लिख लेते हैं अपना। और पूछा क्या गया? आवेश का मान, Q की वैल्यू पूछी गई है, C की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻6 और क्या बचा है अपना? 10 किलो वोल्ट यहाँ पर बचा हुआ है ना। आप चाहें तो इसको किलो वोल्ट को नॉर्मल वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। ये कितना हो गया? 200 और ये 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 को आप डिवाइड में लेकर चले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 0.2 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, सो डन। यहाँ तक ये सारी चीज़ें बेसिक यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। इसके आगे अब अच्छी चीज़ें आ जाएगी, आपका ओम का नियम आ जाएगा, चालक कुचालक क्या होते हैं, श्रेणी समांतर क्रम क्या होगा, फिर सभी प्रकार के जो सेल होते हैं, है ना, वो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है अपना। जितने भी प्रकार के सेल होंगे वो सारे सेल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद फिर से अपन इस यूनिट को शुरू करेंगे और थोड़ा सा एडवांस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। पूरा ये न्यूमेरिकल वाला ही है। सिर्फ अगर आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसकी प्रॉपर्टी से थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब में आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, या फिर उसके विमीय सूत्र से क्वेश्चन आ गए, उसके फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गए, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन चुंबकत्व को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैग्नेटिक आपका कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी थ्योरम्स है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े इसको पहले रिवाइज कर लेना, एक जगह लिख लेना, क्योंकि सेम फॉर्मूला फिर आपको चुंबकत्व वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी आपकी शाम को 6 बजे लाइव क्लास है, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू।